नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे बिहार के चुनाव नतीजों के बाद बने सियासी हालात पर। 2020 क्रिकेट के अंदाज में आए परिणामों ने देर रात तक नेताओं की सांसें थामी रखी थीं। आखिरी नतीजे तक न तो जीतने वाले जश्न मना सके और न हारने वाले मातम मना पाए। लेकिन बिहार की पिच पर खेली गई इस सियासी मैच के मैन ऑफ द मैच रहे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी की टीम एनडीए तो जीत गई, लेकिन टीम के कप्तान नीतीश कुमार ही एक तरह से चुनाव हार गए। नीतीश की पार्टी जेडीयू विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी भी अपनी पुरानी कुछ सीटें नहीं बचा पाया। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही जिसने अपनी सीटों में बड़ा इजाफा किया। और बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी नेता इस बार इस बात को तो दोहरा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ नीतीश कुमार को मिलेगी। लेकिन हर सियासी शख्स जानता है 15 वर्षों से राज कर रहे नीतीश के लिए मगध का राज इस बार कांटों का ताज साबित हो सकता है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, नीतीश हारे, मोदी जीते, कैसे चलाएंगे बिहार? और मोदी ने बिहार में सबको हरा दिया। सबको मतलब विरोधी भी और सहयोगी भी। इसी पर होगी बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आज चुनावी नतीजों के बाद सियासी हलकों में क्या चर्चा है, सुनिए। गरीबों ने हम लोगों को वोट दिया है। जिन गरीबों को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 40 किलो अनाज मिला, जिन 2.5 करोड़ महिलाओं के खाते में और जनधन का 1500 रुपया मिला, तो जो गरीब तबका है, जो एक ज़माने में राजद का वोट बैंक हुआ करता था, उस गरीब तबके के लोगों ने खुलकर एनडीए के पक्ष में वोट देने का काम किया। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये साफ साफ कह दिया पहले भी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने, संख्या किस पार्टी को कितनी आती है इसका कोई महत्व नहीं है। जो जीता वही सिकंदर। जिस प्रकार से सारे चैनल्स ने एग्जिट पोल में मानो एनडीए हार गया है इस प्रकार से दिखाया था, उसके तो बिल्कुल उल्टा एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। और मैं ये साफ मानता हूं कि ये एक प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर जनता ने मुहर लगाई है। नीतीश कुमार के चेहरे पर हुआ है और नरेंद्र मोदी जी के काम पर और आश्वासन पर मिला है। उनके नाम पर वोट मांगा गया है कि साहब वो बिहार के अगला मुख्यमंत्री होंगे। बहुत अच्छा काम किए हैं और काम बाकी है, 2020 से 25 के बीच में करेंगे। इसलिए उन्हें हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब जनता ने वोट दिया है। हम लोग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को था, है और हमेशा रहेगा। नुकसान जनता दल यूनाइटेड को था और ये नुकसान मैंने शुरू से इस बात को स्पष्ट किया कि जनता दल यूनाइटेड को मैं चाहता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर वहीं दूसरी तरफ मैं ज़रूर चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर है। मुझे खुशी है कि मेरे एक लक्ष्यों में से ये भी था कि भाजपा, मैंने निरंतर इस बात को बोला था कि भाजपा आगे बढ़े, ये मेरा लक्ष्य है। मुझे खुशी है कि ऑलमोस्ट देयर, मतलब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी एक सीट के डिफरेंस से, जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद वो चुके हैं, बट बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है। ये खुशी की बात है। तो देखा आपने, बिहार की सियासत में अलग अलग खेमे में अलग अलग तरह की खिचड़ी पकड़ी है। राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से मेरे साथ प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं, कांग्रेस से आलोक शर्मा आ गए हैं, जेडीयू से अभिषेक झा को आप देख पा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं, आरजेडी से सतीश गुप्ता हैं, प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय सीपीआई से, और यहां स्टूडियो में एलजेपी से के वाजपेयी जी आ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रेम शुक्ला, अरे मुस्कुराइए प्रेम शुक्ला, क्या बात है प्रेम? हाँ, ये हुई ना बात। हाँ प्रेम शुक्ला, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सीएम बनेंगे नीतीश कुमार, ये तो आपके सारे नेता अपना पुराना वादा दोहरा रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक रहेंगे सीएम? छोटा भाई को सीएम बनाएंगे जो अपना जनाधार एक तरह से खो चुका, 43 सीट लाया है। कितने दिन तक आप जनादेश के खिलाफ उन्हें सीएम बनाएंगे? जनादेश के खिलाफ सीएम बनाने का प्रश्न है। जनादेश प्राप्त करते समय ही, जब हम जनादेश प्राप्त करने के लिए चुनाव के मैदान में गए, तब ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो हमारी तरफ से जनादेश जो है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी को आगे रखकर मांगा गया है। ऐसे में जो नीतीश कुमार जी ही पूरे कार्यकाल नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा और बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा। इसलिए यह मत कहिए कि आपने नीतीश के नाम पर वोट मांगा था। मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं, नीतीश कुमार की सीटें घट गई, बीजेपी की सीटें बढ़ गई। अब आप बड़े भाई हैं सरकार में,
नीतीश कुमार को वादा निभाते हुए आप सीएम बनाते भी हैं, तो कब तक बनाएंगे? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे तो हम पूरे देश में वोट मांगते हैं, और उसका परिणाम है कि पूरे पश्चिम में गुजरात हो, पूर्वोत्तर में मणिपुर हो, उत्तर में उत्तर प्रदेश हो, दक्षिण में कर्नाटक या तेलंगाना हो, यहाँ के उपचुनाव में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को सफलता मिली, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो पूरे देश में लोकप्रिय है। ऐसे में जो है बिहार में भी उनकी लोकप्रियता के कारण सफलता जो मिली है, वो ब्रांड एम्बेसडर जो है, अरे जवाब दीजिए ना, वो ठीक है, मैं उस पर आऊंगा बाद में, आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। 2020 से फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, मुख्यमंत्री तो होंगे, लेकिन अच्छा चलिए, ठीक है, मैंने मान लिया कि आप ये नहीं बता सकते कितने दिन आप उनको सीएम रखेंगे, ये तो बता दीजिए वो कैसे सीएम रहेंगे। क्योंकि योगी जी जाकर चुनाव प्रचार में कह रहे थे सीए, एनआरसी, और फौरन नीतीश कुमार ने जवाब दे दिया, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बिहार से किसी को बाहर निकाल सके। अब तो बीजेपी बड़ा भाई है इस सरकार में, सीए, एनआरसी पर बिहार सरकार का रुख क्या होगा, कैसी सरकार होगी ये? देखिए, सीए, एनआरसी पर बहुत स्पष्ट है, सीए के संदर्भ में किसी की नागरिकता ली नहीं जानी है, ये तो नागरिकता प्रदान करने का कानून है। जहां तक एनआरसी की बात है, तो बांग्लादेशियों को निकालने के मुद्दे पर जो है नीतीश कुमार जी हमारे साथ होंगे, किसी भारतीय को निकालने की तो बात है नहीं। ऐसे में जो है, मतलब ये सरकार जो होगी ये बीजेपी के एजेंडे वाली सरकार होगी ना? कुमार जी जो है, ये नीतीश कुमार की ये चौथी सरकार, नीतीश 4, इसमें बीजेपी की चलेगी ना? भाई, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में है तो सहयोगी की तो चलती ही चलती है ना। नहीं, अभी तक नीतीश की सरकार थी, आप छोटे भाई थे, एजेंडा चलता था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एनडीए का, लेकिन अब जब बीजेपी बड़ा भाई होगा तब कैसी सरकार होगी ये? जी, संबंधों में बंधुत्व महत्वपूर्ण होता है, छोटा कौन बड़ा कौन महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब ये एनडीए की सरकार होगी और एनडीए के एजेंडे पर चलेगी? निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार है। ओके, और सीए, एनआरसी पर नीतीश कुमार का वो बयान कायम रहेगा कि कोई किसी को नहीं निकाल सकता? किसी भारतीय को तो निकालने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। सीएए में तो नागरिकता दी जा रही है, एनआरसी में जो भारत का नागरिक नहीं है आज भी, अगर कोई बिहार में पकड़ा जाएगा तो क्या नीतीश जी उसको जो है बिहार में बसने की बात करेंगे? अच्छा ठीक है, ओके, एक सेकंड। अब अभिषेक झा, पहले तो ये बताइए, नैतिकता के आधार पर क्या नीतीश कुमार को सीएम पद स्वीकार करना चाहिए? मैं सुबह से इस सवाल का जवाब दे रहा हूं मानक जी। हाँ, कि एक बात बताइए, आप सब जानते हैं कि बिहार में अगर हमारी सीटें घटी भी है तो बिहार की एक नकारात्मक युवा सोच की वजह से। आपने देखा है कि बहुत सारी सीटों पर हमारा हारने का मार्जिन बहुत कम था, और चिराग पासवान जी ने रामविलास पासवान जी और लोजपा के बंगले में आग लगा दी, खुद तो आग लगा ही दी, और दूसरा कि एक अवसाद भाव से ग्रसित थे वे, या फिर कहिए कि पूर्वाग्रह से ग्रसित थे कि हमें किसी भी कीमत पर जेडीयू को आगे नहीं बढ़ने देना। तो जहां तक सीएम बनने का सवाल है, आपने कभी नीतीश कुमार जी के मुंह से सुना है कि मुझे सीएम बनना है? वो हमेशा कहते हैं कि जनता का जनादेश होगा, जनता चाहेगी तो हम सेवा करें। और सीएम वाले मुद्दे पर तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही क्लियर कर दिया है, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा पर जनादेश तो आपके खिलाफ आया है, जनादेश नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के खिलाफ आया है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। देखिए, आप जब हम एक टीम में होते हैं और एनडीए को जब पूर्ण बहुमत प्राप्त है, तो आप टीम को बाइफरकेट करके क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं देखेंगे? दोनों अलग अलग चुनाव लड़े, दोनों अलग अलग पार्टियों के एजेंडे पर चुनाव लड़े, दोनों का घोषणा पत्र अलग अलग है। कहा? अरे हम देखिए, हर एक पार्टी का अपना अपना घोषणा पत्र होता है मानक जी, और घोषणा पत्र जब होता है अलग अलग, और उसके बाद जब पार्टियां एक साथ गठबंधन में आती है, आप कैसी बात कर रहे हैं? एक एजेंडा के तहत ही नहीं काम होता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, हर पार्टी ने अपने अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ा। आपके तो चेहरा थे नीतीश कुमार सरकार का, और आप ही की पार्टी की सीटें घट गई। अरे मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि पार्टी की सीटें घटने का एक स्पेसिफिक कारण था। अरे जो भी कारण था, जेडीयू 43 सीट जीत पाई है, पिछले चुनाव में 71 सीट जीती थी, 28 सीट का नुकसान हो गया, 28 सीट कम आई है आपकी पिछले चुनाव के मुकाबले। अरे हम तो ये मानते हैं कि भाई हमारी सीटें अगर कम आई हैं इस बार, तो उसके कारण का हम आकलन कर पा रहे हैं, समीक्षा कर पा रहे हैं, और काम जारी है। तो ऐसे कैसे? अच्छा ये तो मान लीजिए चलिए कि पिछली 3 सरकारों की तरह इस बार चौथी सरकार में नीतीश कमजोर सीएम बनेंगे। अरे क्यों कमजोर सीएम बनेंगे? नीतीश कुमार जी का चेहरा कमजोर है। आप ही लोग दिखाते थे एग्जिट पोल में कि हवा हो गई जेडीयू, कहीं है ही नहीं।
और ये उल्टा ही दाव पड़ गया। हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए तो कह दीजिए प्रेम शुक्ला को कह दीजिए सीए एनआरसी लागू नहीं होगा बिहार में, कह दीजिए। देखिए मानक जी, आप कितनी भी कोशिश कर ले दरार के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा मजबूत करार है, पहली बात। और दूसरी बात कि जहां तक सीएनआरसी का मुद्दा है, उस पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब छोटी छोटी बातों का कंफ्यूजन यदि फैलाया जाए तो उससे किसी का लाभ नहीं होने वाला है। नेता ने बता दिया है साफ साफ। अच्छा ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा समन्वय। भाई मुझे लगा कि या तो नीतीश जी बोल नहीं रहे हैं, कुछ अभी तक बोले नहीं है, हो सकता है कि अभी भी वो मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दें और बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे का जो ऑफर है केंद्र में जाने का उसे स्वीकार कर लें, या वो ये ऑप्शन खुला है या बंद हो गया अब? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए, पहले तो मैं उनके बयान पे बता दूं कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं, लेकिन हर एक पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता कुछ कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली में काम करती है भारतीय जनता पार्टी। अब अश्विनी कुमार चौबे जी ने अपने मन से कुछ कहा तो इसको एकदम उनके निजी बयान के रूप में देखा जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, मैंने मान लिया। एक और सवाल, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी जा रहा हूं मैं। ये तो मान लीजिए कि मोदी ने बीजेपी में बिहार में सबको हरा दिया, विरोधियों को हरा दिया, जो सामने महागठबंधन के प्रतियोगी थे उनको हरा दिया, साथ ही में जो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े, वाजपेयी जी बैठे हैं, उनको हरा दिया, और जो उनके साथ एनडीए के अंदर चुनाव लड़ रहे थे उनको भी हरा दिया, मतलब जेडीयू को भी हरा दिया, सबको हरा दिया। ये तो मान लेंगे? मानक जी, सुनने में बातें भले रोचक लगती हो, लेकिन बात यह है कि चिराग पासवान जी ने तो सेल्फ गोल किया, खुद ही अपने बंगले में आग लगाई, ये सबसे पहली बात। और पूरे एनडीए ने मिलकर हराया है हमारे विरोधियों को। और तीसरी बात, आपने जहां तक जेडीयू की बात कही, मैंने कहा ना कि सुनने में रोचक लगती है। अरे प्रधानमंत्री जी लगातार चुनाव से पहले भी यह बात कहते आ रहे थे कि आधुनिक बिहार का निर्माण नीतीश कुमार जी के बिना संभव था ही नहीं। नहीं, आप समझे नहीं, मैं फिर पूछ रहा हूं, आप नहीं समझे। सवाल यह है, जिस एलजेपी ने आपको हराया वो एलजेपी एनडीए का हिस्सा है अभी भी, और आपकी छाती पर मूंग दलेंगे एनडीए के अंदर वो, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बैठे हैं वाजपेयी जी, कह रहे हैं हम एनडीए का हिस्सा हैं, ताल ठोक के। एक सीट तो गिरते पड़ते जीते हैं, वो भी उनके। अरे पर एनडीए का हिस्सा है, सोचिए, आपको हराने के बावजूद एनडीए में बने रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मानक जी, मुझे क्लियर करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता ने क्लियर कर दिया है इस बात को, सभी शीर्ष और यहाँ बिहार के भी नेताओं ने, कि जिन्हें भी बिहार में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी के रूप में मंजूर नहीं है, वो बिहार में एनडीए का पार्ट नहीं है। और हर जगह राष्ट्रीय स्तर पर अलग तरह का गठबंधन होता है। कितने लाचार लग रहे हैं आप अभिषेक झा, कितने बेबस लग रहे हैं। बेबस हैं। एलजेपी ने आपको हरा दिया, 25 सीटों पर आपको हरा दिया, आप इतनी छोटी पार्टी बन गए और आप कुछ नहीं कर पा रहे। एनडीए के अंदर आपको रहना पड़ेगा, एलजेपी भी एनडीए के अंदर रहेगी, आप उनको निकलवा भी नहीं सकते। अरे तो भाई कहां है एनडीए में, है कहां लोजपा के लोग? लोजपा के लोग बिहार के स्तर पर एनडीए का पार्ट नहीं है माना कि मैंने कहा ना। अरे बिहार से लोकसभा सीट जीत के वो एनडीए में है। रामविलास पासवान बिहार से सांसद बने और मंत्री, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, तो अब एक बात बताइए मानक जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में है, प्रदेश के स्तर पर गठबंधन। मैं समझ गया, जाहिर है, मैं समझ गया। ठीक है, ओके। आलोक शर्मा बिहार में, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास सतीश जी और वाजपेयी जी। आलोक शर्मा, मोदी ने आपको भी लगता है बिहार में सबको हरा दिया, मतलब विरोधियों को तो हराया ही, साथ में अपने सहयोगी जेडीयू, एलजेपी, इन सबको भी हरा दिया? आलोक शर्मा, लगता है कि मोदी जी ने जिस तरह से चिराग पासवान को जेडीयू के पीछे लगाया, ओवैसी को हमारे पीछे लगाया, स्वाभाविक है कि उनका मैनेजमेंट अच्छा था और उन्होंने पूरी तरह से हर हथकंडा अपनाते हुए लोकतंत्र की हत्या की, ये भी सच है। आज आप देखिए कि किस तरह से 12 से 14 सीटों को जीतने के बाद हरवाया गया है। जब किशनगंज में 5000 की भीड़ ने डीएम का घर घेर लिया, उसके बाद उसको जीतने का सर्टिफिकेट दिया गया। सीएम हाउस में बैठ के तमाम लोग रिटर्निंग ऑफिसर्स को फोन करके ये कहते हैं कि रिकाउंटिंग कीजिए, इसको इतने वोट से हरा दीजिए। तो मुझे लगता है कि बाकी सब तो चीजें बाद में हैं, भारतीय लोकतंत्र को हराने का काम मोदी जी ने किया है, ऐसा प्रतीत होता है। जहां तक बात अभी आप जो दरार डालने की कर रहे थे ना मानक जी, इनके बीच में दरार कभी नहीं डलेगी, क्योंकि सृजन घोटाले का मजबूत फेविकोल का बॉन्ड है।
दरार तो पिछली बार नहीं थी। आज बंधुत्व की बात कर रहे थे प्रेम शुक्ला जी, कौन सा बंधुत्व था पिछले चुनाव में और किस किस तरह की शब्दावली थी, खैर आज उसका बात करने का, जिक्र करने का वो नहीं है। चिराग पासवान को किस तरह से जेडीयू को हराने के लिए छोड़ा गया, ये कौन सा बंधुत्व था। मुझे लगता है कि आज बिहार के नतीजों पर एक व्यापक चर्चा करने की आवश्यकता है। भारतीय लोकतंत्र इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। सरकार कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा ये मामूली चीज है। आज बिहार की जनता की कहीं ना कहीं हार होती हुई नजर आती है। अरे आलोक शर्मा, क्या बात कर रहे हैं आप? जनादेश को फिर स्वीकार नहीं कर रहे हैं आप? ईवीएम वाला बहाना लेकर आ गए आप कि बेईमानी हो गई, कोई सबूत तो है नहीं बेईमानी का। मानक जी, सकरा, राजा पाकर सीट, बरबीघा सीट, किशनगंज सीट, इन तमाम की रिकाउंटिंग करा लीजिए आज भी आप, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने रिकाउंटिंग कराने से मना कर दिया, आपको नतीजे पलटते हुए नजर आएंगे। ओके, रिकाउंटिंग अगर आप चाहते हैं आलोक शर्मा, उसकी एक प्रक्रिया है। आप चुनाव आयोग जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, क्योंकि संविधान के अंदर आप जो कुछ कर सकते हैं करिए, मैं आपके साथ हूं, हम आपके साथ हैं। लेकिन यह कहना कि बेईमानी हो गई, जीते हुए कैंडिडेट्स को हरवा दिया गया, धांधली हो गई, मोदी वोटिंग मशीन है। देता हूं मानक जी। हाँ मानक जी, गुजरात के अंदर इनके एक चुडासमा जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, 2 बार हाई कोर्ट ने हरा दिया उनको, लेकिन अभी भी मंत्री हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके बैठ गए। वो डेट लगती है 2-2 साल में। भूपेंद्र चुडासमा नाम है, आप जाके चेक कर लीजिए। 50 से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं पिछले 5 साल में ईवीएम से रिलेटेड। उनका क्या हुआ? 6 केसेस में रिजल्ट पलटे गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे देके उनको लंबी लंबी तारीखें दे दी हैं। मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया किस तरह से चल रही है वो भी पूरा देश देख रहा है, लेकिन लोकतंत्र का पूरी तरह से गला घोटा गया है, ये सच्चाई है। आप माने या ना माने। अरे मेरे मानने से क्या होता है? संविधान है, संविधान के अंदर कानून सबको मानना पड़ेगा। हुआ था पूरी तरह से। देखिए, कानून को बदला भी जाता है और कानून क्या बात कर रहे हैं आलोक सर? मैं तो उम्मीद कर रहा था आलोक जी आएंगे, ग्रेसफुली अपनी हार को आज स्वीकार करेंगे, क्योंकि कल शाम को कुछ एक आरोप लगे थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उसके बाद आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने इन नतीजों के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया है। क्या सतीश गुप्ता आरजेडी का भी यही स्टैंड है क्या? सतीश गुप्ता, बेईमानी हुई है? ऐसा है कि मैं जनादेश का सम्मान करता हूं और बेईमानी की बात तो न्यायिक प्रक्रिया आपने ठीक कहा और इलेक्शन कमीशन को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं सुन भी रहा हूं, जो रिश्ते आज बड़े भाई छोटे भाई हो गए, छोटे भाई बड़े भाई हो गए, ये अपने आप में बड़ा अजूबा हो गया मानिक भाई। और जो सरकार बिहार में चलेगी वो कितना दिन चलेगी ये भी कहने वाली एक बहुत गंभीर विषय है, समझने वाली बात होगी। आपको याद होगा 2015 में हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने नीतीश जी को छोटा भाई कहा तो उनकी सीट बढ़कर के 71 हुई थी, 71, और इनको जब यहां बड़ा भाई बनाया गया तो घट के हो जाते 43। ये रिश्ता अपने आप में कैसा अजूबा है। मैंने बाहर के लोगों से जो विरोधी है उनसे तो एक लड़ाई दिखती है, लेकिन आज जो बीजेपी में जश्न मनाया जा रहा है वो इस बात का जश्न नहीं है कि वो जीत रहे हैं, वो इस बात का जश्न है कि नीतीश कुमार को छोटा कर दिया, छोटा भाई बना दिया। इस बात को ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज कि आज भी हम समझते हैं, बड़े सम्मान करते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी का, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, वो स्वाभिमानी लोग हैं और पूरे स्वाभिमान के साथ वो सत्ता चलाते हैं। और इस तरह से बड़ा का रिश्ता छोटा बना देना, छोटा का रिश्ता बड़ा, एक हास्यास्पद है। और नैतिकता की बात करते हैं भाजपा वाले। आप बताइए ना, पिछले बार जब नीतीश जी हम लोग के साथ थे तब तो नीतीश जी बहुत बुरे थे, रात में डकैती की, सत्ता की डकैती की, लोकतंत्र की हत्या की, अचानक आप 2 बजे 4 बजे भोरे में ओथ लेते हैं, तब नीतीश जी अच्छे आते। इसलिए चरित्र की बात और नैतिकता की बात मत कीजिए। आपने धोखा दिया है नीतीश कुमार जी को, ये नीतीश कुमार जी महसूस कर रहे होंगे। और नीतीश कुमार जी एक साथ 3 मोर्चे पर लड़े। हम खुलेआम विरोध कर रहे थे, विरोधी हैं। तो आप ऑफर दे दीजिए सतीश जी, आप ऑफर दे दीजिए, जैसा दिग्विजय सिंह ने कहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है सीधे सीधे नीतीश कुमार से, उन्होंने कहा है कि आप बिहार छोड़ दीजिए, आप बहुत बड़े हो गए बिहार के लिए, आप केंद्र में आ जाइए, तेजस्वी को आशीर्वाद दे दीजिए, बीजेपी संघ का साथ छोड़ दीजिए। आप ऑफर दे दीजिए। मानक भाई, मैं आपका चैनल को मैं बहुत ही सम्मान और बहुत ही आदर करता हूं, आपको भी मैं बहुत आदर करता हूं। सारा देश देख रहा है, ये मौका है
नीतीश जी के लिए मौका है कि वो इस मकड़जाल से निकले। उनका जो चरित्र है मैं जानता हूं, पूरे बिहार जानता है, वो इस मकड़जाल से निकले और आ जाए वही बड़े भाई और छोटे भाई का जो रिश्ता लालू जी के साथ इनका वो सही रिश्ता था। वो रिश्ता का ही नतीजा था कि वो 71 सीट पर थे, वो मुख्यमंत्री बने। अच्छा अभिषेक झा, ऑफर मिल गया आपको। अभिषेक झा छोड़िए बीजेपी के साथ, जाइए आरजेडी के साथ, खुला ऑफर है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इतनी खिलाफत करते थे ये लोग नीतीश कुमार जी की, और अब जब देख रहे हैं कि सत्ता से इतनी दूर चले गए हैं तब इस तरह की बातें कर रहे हैं। जरा सोचिए मानक जी कि आरजेडी 22 सीटों पर थी और नीतीश कुमार जी के साथ लड़कर भाई 80 सीटों पर आ गई। सत्ता का भूख होता जेडीयू को सीटों का नुकसान हुआ था भाई, कम सीटों पर लड़ी थी जेडीयू 2015 के चुनाव में। तो अब आपको जो भी कहना है ध्यान भटकाना है। मानक जी ये स्थिति वैसी ही है जैसे कोई बच्चा जब एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है और वो अपने पेरेंट्स का ध्यान भटकाना चाहता है या झूठ मूठ के एक्सक्यूजेस बनाना चाहता है। तो अभिषेक जी आप ये देख लीजिए, एक नौजवान युवा नेता तेजस्वी प्रसाद को हराने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, कई गृह मंत्री जाते हैं, मेरा एक सवाल है पूरा कैबिनेट आता है। आप कहां हटा, आप नहीं हड़ा पाए, आप नहीं हड़ा पाए। आप आज भी लार्जेस्ट पार्टी है। इस बात को ख्याल रखिए, इस बात को ख्याल रखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे प्रयास के बावजूद, प्रतिनिधित्व नहीं दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे ताकत के बावजूद लार्जेस्ट पार्टी है आरजेडी, लार्जेस्ट पार्टी है, इसको स्वीकार कीजिए। आप खुश मत रहिए, इस बात का आभास था कि तेजस्वी जी ने समझा दिया, बिहार के लोगों ने तेजस्वी जी को पूरी तरह से स्वीकार किया है। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, ओके एक सेकंड रुक जाइए वाजपेयी जी। सेंटर में आप हैं, चिराग पासवान और आपकी पार्टी है। मोदी ने आपको तो हरवाई दिया, बीजेपी ने ऐसा गेम खेला, आपको उतार दिया नीतीश कुमार के खिलाफ, आप भी हार गए, आपको कोई सीट आई नहीं, जेडीयू को भी हरवा दिया, विरोधियों को भी हरवा दिया, मोदी अकेले जीते हैं, बाकी सब हार गए। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए हमारी अपनी पार्टी, अपना विजन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना झंडा, अपना कैडर और अपना लक्ष्य। देखिए हम चुनाव में जीतने के लिए गए थे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सही है कि 4.5 लाख लोगों का जो हमको फीडबैक आया जमीन से, उसमें हमको भ्रष्टाचार भी दिखा, उसमें विकास मॉडल की धज्जियां उड़ती दिखी। तो हमने फायदा क्या हुआ इस लड़ाई का? एक सेकंड, उसी का जवाब दे रहा हूं। एडमिट कर रहे हैं कि 35 सीटों पे, 30-35 सीटों पे हमारी पर सीएम तो बन रहे हैं। नहीं, वो तो जनादेश को सम्मान। याद करिए चिराग पासवान को 10 तारीख को नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, बन रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जनादेश को नतमस्तक होकर सम्मान एंड प्रणाम, उससे तो डेमोक्रेसी में उससे बड़ी चीज कोई नहीं होती। लेकिन सवाल यह है नीतीश बाबू इतने स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, ये बात हम बहुत पहले से कर रहे हैं क्योंकि वो हैं। सवाल ये है क्या वो इस तरह की सीटें कम होने के बाद सीएम बनेंगे? क्या सीएम बनेंगे? मैं बार-बार ये कमजोर सीएम है, कमजोर सीएम, कमजोर नहीं, बंधे हुए सीएम, तो क्या वो बनना चाहेंगे? ओके। देखिए जो CAA पे प्रस्ताव पास करा सकता है, जो 370 पे वॉकआउट कर सकता है, जो राम मंदिर पे स्टैंड ले सकता है, क्या वो आगे चलेगा? देखो ये तो बीजेपी को धन्य है जो इन्होंने कमिटमेंट किया है, उसको अंतिम दल तक निभाएंगे। लेकिन अगर वही छोड़ के चले गए तो फिर क्या होगा? ओके। हमने सलाह दी थी इनको कि भाई आप अकेले जाइए, हमको साथ लीजिए, तो सीटें आपकी कहां पहुंचती, लगा लीजिए जुगाड़ आप करके। नहीं, ये गुणा भाग मुझे मत बताइए। मेरी बात बीजेपी और एलजेपी लड़ते तो कुछ नहीं होता, इतनी सीटें भी नहीं आती। मैं ब्रेक के बाद आप ही के पास दोबारा आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा दोबारा। बड़ी दिलचस्प चर्चा चल रही है राष्ट्र की बात में कि क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, कितने दिन तक बनेंगे, कैसे बनेंगे, बिहार की नई सरकार जिसमें बीजेपी बड़ा भाई होगी, क्या नीतीश उसका नेतृत्व करेंगे और कैसी सरकार चलाएंगे, और क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी के गेम प्लान में सब फंस गए? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। बीजेपी ने बिहार में सबको हरा दिया, और सबको से मतलब विरोधी भी सहयोगी भी। मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला है, कांग्रेस से आलोक शर्मा है, अभिषेक झा हैं जेडीयू से, सतीश गुप्ता आरजेडी से, आप प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय भी दिख रहे हैं आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिनेश वार्ष्णेय, आपको मुस्कुराना चाहिए, बिहार में तो आपकी पार्टियों ने सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन लगता है मोदी ने जो सबको हरा दिया उससे आप थोड़े दुखी हैं प्रोफेसर वार्ष्णेय? देखो मानक, वामपंथी पार्टियों का जो असली ताकत होती है वो उनका संघर्ष होता है।
और ये हमारी सफलता है कि बिहार के चुनाव में मोदी जी को हमने हिंदू मुसलमान करने की इजाजत नहीं दी और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर उनको रखा। बाकी जहां तक वो चुनाव जीते हैं, मैं आलोक जी और जो आरजेडी से यहाँ बैठे हैं सतीश जी, उनकी बात से सहमत हूँ। 13 सीटों पे इन्होंने निश्चित तौर पे बेईमानी की है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण दे देता हूँ। बछवाड़ा में हमारा कैंडिडेट सीपीआई का 2450 कुछ वोटों से जीत रहा था। अच्छा खासा जीते को आधे घंटे बाद कह दिया जी आप 300 वोट से हार रहे। ये खेल इन्होंने 13-14 सीटों पे नहीं किया। और रीकाउंटिंग के लिए वामपंथी पार्टियों ने भी मांगा कि हमें रिकाउंटिंग, जहां जहां इन्होंने रिकाउंटिंग मांगी बीजेपी और जेडीयू ने, इनको मिल गई, हमें नहीं मिली। ये चुनाव आयोग, ईवीएम, इन सब पे हमें सोचना होगा। इस पे एक आंदोलन हम इस पे करेंगे। प्रोफेसर वार्ष्णेय, अभी आप बेफिक्र रहिए, हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। इतना बढ़िया प्रदर्शन प्रोफेसर वार्ष्णेय, इतना अच्छा प्रदर्शन, वामपंथी पार्टियों को यहाँ तक जिताया और हम उनको आश्वासन देते हैं कि हम उनके संघर्ष को और आगे ले जाएंगे। इतना अच्छा प्रदर्शन किया प्रोफेसर वार्ष्णेय लेफ्ट पार्टियों ने, चाहे वो शिक्षा का, अरे मुझे लगा चाहे वो स्वास्थ्य का संघर्ष हो। और अब हम बीजेपी और नीतीश कुमार को मजबूर करेंगे कि ये 19 लाख नौकरियां दें। हाँ, ये 19 लाख नौकरियां दें। हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलें, हर जिले में सरकारी कॉलेज खोलें। और हम चाहेंगे कि ये देश के रेलवे को बेचना बंद करें, देश के सरकारी उपक्रमों को बेचना बंद करें, देश की सरकारी संपत्तियों को बेचना बंद करें और देश की जनता के, आम जनता के पैसे को। ओके प्रोफेसर वार्ष्णेय, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहे हैं ना प्रोफेसर वार्ष्णेय? आप पूरा सुन रहे हो। मैं कह रहा हूं लेफ्ट पार्टियों ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया, इतने समय बाद। बंगाल और केरला के अलावा बिहार ऐसा राज्य बना है तीसरा जहां पर कुछ ऐसा लगा कि लेफ्ट में फिर से जान आ रही है। और आप देखिए, आप फिर बेईमानी करने लगे। मैं वही बात कहूंगा आपसे ही जो मैंने आलोक शर्मा से कही थी। एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग में शिकायत करिए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अगर बेईमानी हुई है, आपको भी पता है, काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी लगे होते हैं, वहां पर हर पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है, सीसीटीवी होते हैं, एक प्रक्रिया है पूरी। आप चाहें तो इस बेईमानी अगर हुई है उसे एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन तरीका होता है उसका एक। सिर्फ ये कहने से कि बेईमानी हो गई, प्रोफेसर वार्ष्णेय, तो रिकाउंटिंग ऑर्डर क्यों नहीं करी जब राइटिंग में दिया है? आप जाइए ना चुनाव आयोग, फिर आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, मैं आपके साथ हूं। आप उनके सीटों पे कर रहे हो और हमारी सीटों पे नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, अच्छा लिखित में दिया है ना, प्रक्रिया के दौरान ही लिखित में दिया है। अच्छा ओके, ऑल राइट। अगर एक जगह आपकी प्रक्रिया के अंतर्गत ही कोई शिकायत खारिज हो जाती है, नहीं मानी जाती है, उसके आगे भी एक प्रक्रिया होती है वार्ष्णेय साहब। आप चाहें तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा ना आप जा सकते हैं, चुनाव आयोग बाकायदा आप वहां जा सकते हैं। खैर एनीवे, मैं आंदोलन करते हैं, ठीक है, करिए ना। की पार्टियां, वामपंथी पार्टियां जनता का आंदोलन करती हैं, आंदोलन करें। अच्छा ठीक है, ओके। एक आंकड़ा बता रहा हूं आपको मैं। पहला सवाल जो पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं आंकड़ा ये बता रहा हूं, बीजेपी, वाजपेयी जी, अभी मैं आपको यही आंकड़ा बता रहा था। बीजेपी ने इस बार 74 सीटें जीती, 2015 में जीती थी 53, 21 सीट का फायदा। जेडीयू ने 43 सीट जीती, 15 में जीती थी 71, 28 का नुकसान। आरजेडी ने जीती 75, पिछली बार जीती थी 80, 5 का नुकसान। कांग्रेस ने जीती 19, पिछली बार जीती थी 27, 8 का नुकसान। मान लीजिए प्रोफेसर वार्ष्णेय साहब, एलजेपी का हाल देख ही रहे हैं आप। मान लीजिए प्रोफेसर वार्ष्णेय कि मोदी ने, बीजेपी ने विरोधियों को भी हरवा दिया, सहयोगियों को भी हरवा दिया और अकेले विनर के तौर पे निकली है बीजेपी वहां। बिल्कुल गलत बात है। हमारा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव आयोग को लिख के दिया है, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के, कि आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। ये नहीं करवा रहे। और विश्व का कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट ये नहीं कह सकता कि आई एम अनहैकेबल, मैं हैक नहीं हो सकता। अरे तो आप जो सीटें जीते हैं वहां भी तो ईवीएम इस्तेमाल हुई है। तो बिल्कुल गलत है। वो जहां पे हमारा, देखिए मेरी बात सुनिए, ये सिलेक्टिव मैनिपुलेशन करते हैं। इनको पता है कि कम वोटों पे मैनिपुलेशन हो जाएगा, ज्यादा पे नहीं हो पाएगा। मैं तो आपके क्रिटिसिज्म को सेलेक्टिव कहता हूं, इसीलिए जहां जीतते हैं वहां कंप्लेन नहीं करते, जहां हारते हैं वहां कहते हैं ईवीएम का दोष है। बैलेट पेपर से चुनाव कराना है, हम केरल में आज करा देंगे। अभी वाजपेयी जी आप जवाब देंगे। वाजपेयी जी, मेरा मानना यह है वार्ष्णेय साहब कि आपकी पार्टी तो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, इसमें पॉलिट ब्यूरो है बकायदा। तो जब ये कानूनी प्रक्रिया चल रही थी तब आप कहां चले जाते हो? जब इलेक्शन कमीशन ने मशीनें रखी, तब भी कह रहे थे, नहीं कहने से नहीं होता, कहने से नहीं होता। पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तभी तो कुछ निकलेगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे सबको इनवाइट किया कि हैक करिए, ये मशीन रखी हुई है। एक पार्टी नहीं पहुंची,
देखिए अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। नहीं तो कैसे हो जाएगी? तो मदरबोर्ड में मैनिपुलेशन करने के लिए थोड़े मिलता है। आप भी क्या बात कर रहे हैं? अब छोड़िए, अब मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा। नहीं, वो प्रोफेसर वार्ष्णेय रुकिए ना एक सेकंड। आज जनादेश आया, देखिए जनादेश का अपमान करने की इजाजत प्लीज। आपने अपनी शिकायत दर्ज करा दी ना, मैंने आपको कहने का मौका दे दिया। अब देखिए जनादेश का अपमान नहीं करते वाजपेयी जी। उसके बाद मैं जा रहा हूं प्रेम शुक्ला और आलोक शर्मा के पास। ये सही है ना कि मोदी इकलौते विनर के तौर पे निकले हैं बिहार की इस लड़ाई से? देखिए मोदी ब्रांड चल गया है, मैन ऑफ द मैच सही कह रहे हैं। बिकॉज उनकी जब रैली आई है तो उसकी रैली के बाद सारा इंपैक्ट ही बदल गया। और इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि सेंटर की जो पॉलिसीज थी वो बाकायदा वहां लागू हुई। जितने पुल बने, जितने नेशनल हाईवे बने, जितने घरों में सिलेंडर गई, बिजली गई, ये सब सेंटर का था। इसीलिए नीतीश बाबू के खिलाफ एंटी आलोक शर्मा, देखिए इस चीज को मानना पड़ेगा आपको कि मोदी ब्रांड बाकायदा चला और यहां नहीं चला। और जगह बाई इलेक्शन जितने को देख लीजिए, गुजरात में देखिए, यूपी में देखिए, सब जगह देखिए। इनको सोचना पड़ेगा। मोदी ब्रांड को विकास पे हमने काफी डैमेज नहीं कर पाओगे आप लोग। आलोक शर्मा, देखिए वाजपेयी जी तो कहेंगे ही, क्योंकि मंत्री पद चाहिए इनको। हो सकता है इनको डर भी लग रहा हो अंदर से कि एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, नीतीश जी कहीं अड़के ना बैठ जाएं। लेकिन एक बात बताइए मुझे वाजपेयी साहब, इतना विकास हुआ, अरे साहब इतना विकास हुआ, वो तो किसी के इशारे पर लड़ रहे थे, पूरा देश समझ रहा है। अरे ये आप मुझे बताइए, सीएम तो चुनाव नहीं लड़े और 10 कैबिनेट मिनिस्टर हार गए और विकास बहुत हुआ है। आलोक शर्मा सुन पा रहे हैं? 10 कैबिनेट मिनिस्टर हार गए, पर आलोक शर्मा नहीं लड़े। जो 11 राज्यों में 59 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें से 40 बीजेपी जीती है। हर स्टेट में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ा है क्योंकि बीजेपी का चेहरा वही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और बिहार में भी मोदी ने ही बचा लिया, नीतीश कुमार को भी, एनडीए को भी। नहीं, क्या केवल मुख्यमंत्री और इनके तमाम जो लोग हैं वहां कोई काम नहीं करता है? केवल मोदी जी के चेहरे पे ही सब कुछ चल रहा है? क्या वहां पर सब लोग फेल हैं? गुजरात के अलावा कोई राज्य ऐसा बता दीजिए। गुजरात में भी मैनिपुलेशन का हमने सवाल उठाए थे तमाम सीटों पर, एक एग्जाम्पल दिया मैंने अभी। मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र को किस तरह से कब्जाया जाए, ये बीजेपी अब पूरी तरह से उस ट्रैक पर चल गई है। ओके, आलोक शर्मा, जनता क्या चाह रही थी बिहार में और बिहार में क्या हुआ? गोवा से लेकर अरुणाचल से लेकर मिजोरम से मेघालय से मध्य प्रदेश, सभी कुछ तो देखा आपने। मध्य प्रदेश में इंदौर में क्या हुआ है? कैंडिडेट के बगैर सिग्नेचर के जिस तरह से रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं, वो वीडियो वायरल है, वो देखिए क्या हुआ है उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि व्यापक सोचने की आवश्यकता है। आलोक शर्मा एक सेकंड, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि अगर कोई शिकायत है, किसी को कोई भी परेशानी है, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां जाकर अपनी शिकायत को दर्ज कराना चाहिए, उसका समाधान हो जाएगा, सही गलत का फैसला भी हो जाएगा। लेकिन एक सेकंड प्रोफेसर वाजपेयी, एक सेकंड मानक जी, हाँ आलोक शर्मा एक सेकंड, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं आपसे, मैं राजनीतिक सवाल कर रहा हूं, बीजेपी, मैं राजनीतिक सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल ये, मैं इसका उत्तर दे देता हूं ना। आप बार बार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को जो बचाने का काम करते हैं, मैं उसका उत्तर दे देता हूं। कल इलेक्शन कमीशन में जितनी शिकायतें की गई उसका किसका समाधान मिला? एक का भी नहीं मिला। रिकाउंटिंग करवाना कैंडिडेट का अधिकार है, वो राइटिंग में दे रहा है, उसके बाद रिकाउंटिंग नहीं हो रही है। अरे अब आप कहते हैं कोर्ट चले जाएंगे, पहली डेट 6 महीने में मिलेगी। आप मत मानिए, पहली डेट 6 महीने में मिलेगी। आलोक शर्मा, ये आपका अगली डेट 2 साल के बाद आपका प्रेरोगेटिव है। आप सुप्रीम कोर्ट को मत मानिए, आप हाई कोर्ट को मत मानिए, आप इलेक्शन कमीशन को मत मानिए, आप जनादेश को मत मानिए, आपका प्रेरोगेटिव है। एंकर को ये कहने के बजाय कि वो बीजेपी को बचा रहा है, इलेक्शन कमीशन को बचा रहा है, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं, संविधान के अंदर एक प्रक्रिया, बार बार कह रहे हैं, संविधान के अंदर एक प्रक्रिया है। मैं तो संविधान को बचा रहा हूं, कानून को बचा रहा हूं। हमें भी पता है एक कानूनी प्रक्रिया है। आप ही कुछ ही एंकर्स को पता है, बाकी सबको तो किसी को संविधान पता है। अरे आपको भी पता है, लेकिन आप जानबूझकर उसकी बात नहीं करते हैं। बचे हैं बस उनको आप उसकी बात ही नहीं करते हैं जानबूझकर। मानक जी ऐसा नहीं है ना, कोर्ट की बात कर रहा हूं तो आप कहते हैं वहां डेट पड़ जाती है। नहीं, सब कुछ पता है, हमें भी सब कुछ पता है। मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। अच्छा सुनिए ना, मेरा राजनीतिक सवाल, कहां पर 1720 वोट से एक आदमी हारता है, मेरा राजनीतिक सवाल, 600 वोट से वो हार जाता है। राजनीतिक सवाल आलोक शर्मा, कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि महागठबंधन बिहार में कांग्रेस की वजह से हार गया, 70 सीटें मिली थी, ज्यादा मिल गई। स्ट्राइक रेट आपका इतना खराब है, अगर अच्छा होता तो तेजस्वी सीएम बन जाते। जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर 70 सीटों का आप आकलन करेंगे तो 70 सीटों में से 41 सीटें ऐसी हैं
जो 1990 के बाद ना हम जीते हैं ना आरजेडी जीती है। वो सीटों का उनका समीकरण, वो तो शहर की थी या एनडीए में किसी घटक दल की बहुत मजबूत सीटें रही हैं। वो 1990 के बाद से हम पावर में नहीं, हम उन सीटों को कैसे ले सकते थे? हम उन सीटों पर कैसे लड़ाई लड़ सकते थे? सीधा सीधा था कि हमें सीटें, काफी हद तक वो सीटें मिली अलायंस में और हमने कॉम्प्रोमाइज किया। जो सीटें हमें भी पता था कि सीटें नहीं जीत सकते। प्रेम शुक्ला, जहां पर लव कुमार चुनाव लड़ रहे थे बांकीपुर से, बांकीपुर कभी भी नहीं जीते हम लोग। प्रेम शुक्ला जी देखिए, ऐसा है, मुंबईया कहावत है, गिरे तो भी टांग ऊपर। तो अब आप हार तो गए, राहुल गांधी जहां जहां सभा करने गए सारी सीटें बुरी तरह हार गए। अब राहुल गांधी का नाम तो कांग्रेसी ले नहीं सकते, तो उनके पास जो है पराजय की स्थिति में संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने का एक उनका अपना जो है एक आदत पड़ गई है। झूठ बोलना तो इनके जो है डीएनए में है, क्योंकि इन लोगों ने जो है एक अकेली पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मैं झूठा हूं ये शपथ पत्र जो है सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया है कि मैं झूठा हूं। मैं सर्वोच्च न्यायालय को भी मिसकोट करके झूठ बोलता हूं। तो झूठ बोलने के अलावा लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करने के अलावा ये राहुल गांधी नाम के जो पितड्डी है उनके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते कि जहां जहां राहुल गांधी की सभा हो गई वो सारी की सारी सीटें गंवा बैठे। और दूसरी तरफ जहां मोदी जी की सभाएं होती है उसका परिणाम आप देखते हैं। तो हमारे पास एक करिश्माई नेता है, इनके यहाँ एक ऐसा नेता है जो सिर्फ जो है अपनी पार्टी का घात करने के अतिरिक्त उससे कुछ हासिल नहीं होता है। तो इनके पास जो है अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलने के अलावा एक हमारे यहाँ अवधि में कहावत है, कापे करूं सिंगार बलम मोरा अनहर। तो अब इनका है, जब इनका नेतृत्व ही पूरी तरह से ऐसा है कि जिसके पास ना आगे चलते बनता ना पीछे चलते बनता। अरे भाई 41 सीटें जिसपे आप कभी नहीं जीते थे ना लेते वो सीटें। अभी तो दीपंकर भट्टाचार्य कह रहे हैं ना मामले वाले कि हमको जो है अगर इन्होंने सीटें दे दी होती हम बेहतर लड़ते। तो दीपंकर भट्टाचार्य की बात मान लेते आप, क्यों नहीं मान रहे भाई? ओके ठीक है, मेरे पास टाइम भी बिल्कुल खत्म हो गया है। तो देखा आपने, लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस अभी भी कह रहे हैं इलेक्शन में बेईमानी हुई है, लेकिन हाँ साथ ही प्रोफेसर वार्ष्णेय भी कह रहे थे हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे। आलोक शर्मा को मैंने कहा कांग्रेस की तरफ से कि आप कोर्ट जाइए, तो कोर्ट के बारे में कहते हैं तारीख पड़ जाती है। भाई कानून के अंदर आपके पास सारी प्रक्रिया, सारे उपाय मौजूद हैं। अगर कोई शिकायत है तो सीधे संविधान के अंदर रहते हुए अपनी शिकायतों के लिए आगे जाना चाहिए। खैर, आज राष्ट्र की बात में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी आपका, सतीश गुप्ता, दिनेश वार्ष्णेय, अभिषेक झा, आलोक शर्मा, प्रेम शुक्ला, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।